हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बातें कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने रेडियल वेव फंक्शन के बारे में जाना था, यानी कि जिसमें हमने रेडियस और वेव फंक्शन को आपस में रिलेट करके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, एज वेल एज हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में भी जाना था कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का प्रोबेबल रीजन कौन कौन सा हो सकता है, और या फिर कह सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि पहले आइडिया लगाया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी मिल सकता है, कि एक लार्ज स्केल पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जिससे क्या है हम एक पर्टिकुलर शेप जो है एटम को वो नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही थी। अब हम लोगों ने क्या किया था, इस प्रोबेबिलिटी रीजन से हमने 90 to 95% इतना आइडिया लगा लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और उन्हीं पॉसिबिलिटी को उठाकर एक क्या बनाई गई, एक बाउंड्री जैसा कुछ बनाया गया, और उन बाउंड्री को उठा के क्या हुआ, एक पर्टिकुलर शेप जनरेट हुई, राइट। तो उस पर्टिकुलर शेप से ही क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तरीके डायग्राम देखते हैं कि किस ऑर्बिटल की क्या शेप निकल कर आती है, और यानी कि उन बाउंड्री से किस तरीके की शेप, यानी कि हम ये कह दें कि भाई इस रीजन के अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इन बाउंड्री को क्या कर दूं, आपस में ज्वाइन कर दूं, तो एक स्क्वायर टाइप का आपको नजर आ रहा होगा इधर, राइट। तो ओवरऑल हमें देखना क्या है, ओवरऑल हमें यही चेक करना है कि वहां पर किस तरीके की तो बाउंड्री जनरेट हुई, और इन बाउंड्री से किस तरीके की जो है वो शेप जनरेट होगी अलग अलग ऑर्बिटल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एस ऑर्बिटल की, राइट। किसकी? एस ऑर्बिटल की, कि एस ऑर्बिटल की क्या शेप होगी। तो अगर मैं सबसे पहले आपको कहूं कि जो एस होता है, एस ऑर्बिटल होता है, वो कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल इन नेचर होता है, स्फेरिकल इन नेचर होगा, और साथ में आप ये भी कहेंगे कि ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज्यादा होगा। फॉर जैसे आपकी अगर मैं 1s की बात करती हूँ, 1s की बात करती हूँ, तो जो शेप रहेगी s की वो क्या रहेगी, मैंने अभी कहा कि क्या रहेगी बच्चों, स्फेरिकल रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आप चारों तरफ फैले होंगे। अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में ज्यादा मिलेंगे, आप ये नहीं कह सकते साउथ में ज्यादा मिलेंगे। ये क्या है, स्फेरिकल इन नेचर है। ये हुआ कैसे था, इस तरीके से कुछ बाउंड्री जनरेट हुई, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस बाउंड्री से एक शेप जनरेट करके देखी, तो जो एस ऑर्बिटल की शेप आई वो कुछ इस तरीके की निकल के आई। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितनी जो है, मतलब उसकी जो शेप है वो कैसी होती है, तो ये क्या होती है आपके बच्चों, स्फेरिकल, ठीक है। अगर मैं बच्चों 2s ऑर्बिटल की बात करती हूँ, तो ठीक है, तो 2s में क्या हो जाएगा कि ये तो क्या थी आपकी फर्स्ट शेल, ये क्या है आपका 1 क्या है, n की वैल्यू बता रहा है, ये भी n की वैल्यू, यानी कि ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, तो ये तो फर्स्ट शेल हो गई, और सेकंड शेल के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। सेकंड शेल के लिए क्या आ जाएगा आपका, ये वाला रीजन आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। फर्स्ट शेल के लिए कौन सा रीजन है, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है बच्चों, तो फर्स्ट शेल के लिए तो क्या हो गया आपका, ये वाला रीजन है, ठीक है, और सेकंड शेल के लिए क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा। अब इन दोनों शेल के बीच में ये वाला जो आपको जगह दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड नोड, यानी कि जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी नोड के बारे में जिक्र किया था, तो ये क्या होती है, नोड होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि नोड कैसे पता चलेगी। तो हमने क्या कहा था कि अगर आपको पता करना है कि एस ऑर्बिटल के अंदर कितनी नंबर ऑफ नोड्स होती है, तो आप किससे पता कर रहे थे, n-1, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - 1 दैट इज 1, तो तभी यहाँ पर कितनी आई, 1 नोड। अगर आप इधर वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 1 - 1, क्या आ जाएगा यहाँ से, 0, यानी कि जब आपने 1s ऑर्बिटल के बारे में जाना तो उसमें कोई भी नोड नहीं थी। ऐसे ही क्या है बच्चों, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3s ऑर्बिटल, अगर 3s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये 3 क्या है आपकी n की वैल्यू, यानी कि थर्ड शेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड शेल जो आएगी वो कुछ यहीं पर आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको थर्ड शेल जो है बच्चों दिखाई देगी, और इसी तरीके से ही सेकंड शेल और थर्ड शेल के बीच की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये भी क्या है, एक और नोड है, क्योंकि n-1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 नोड। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 नोड ये रही, सेकेंड नोड ये रही। दोबारा से बता रही हूँ आपको, नोड क्या होती है, नोड होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे, इस सरफेस, इस जगह पर मिलेंगे, वो यहां पर मिलेंगे, वो यहां मिलेंगे, बट यहां पर नहीं मिलेंगे। यानी कि जिसको आप नोड बोल रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। और अगर आप बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल इन नेचर की, तो यह इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल क्या है, सिमेट्रिकल है, राइट। तो ये तो था बच्चे एस ऑर्बिटल के बारे में। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं चलो पी ऑर्बिटल के बारे में, तो पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है, डंबल शेप होती है। ठीक है, क्या होती है, डंबल शेप होती है। अभी हम देखते हैं किस तरीके से। अगर मैं डायरेक्टली बताती हूँ शेप कैसी होगी, डंबल शेप की होगी। ठीक है, और ये नेचर में कैसे होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। देखिए अब आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या मान के चलते हैं, एटम क्या है आपका, स्फेरिकल है। यानी कि आप क्या, जो आपकी बाउंड्री है, जो आप इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो एक स्पेस में चेक कर रहे हैं, यानी कि 3D में चेक कर रहे हैं, राइट। अगर 3D में चेक कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। तो तीनों एक्सिस को लेकर चलेंगे। तो फर्स्टली मैं लेकर चलती हूँ एक्स वाई जेड एक्सिस को। ठीक है, अच्छा हाँ, तो यहां ध्यान दीजिए कि जो आपके पी ऑर्बिटल है, वन मोर थिंग, देखो आपने 1s ऑर्बिटल के बारे में बात की थी, तो 1s, ठीक है, आप लोगों ने s के बारे में पढ़ा था। s के अंदर यहां पर l का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि l की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, 0। और यहाँ पर इसी तरीके से जब आप इसके लिए 2l+1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाता है, 2 × 0 + 1 दैट इज 1। तो एक ही क्या होता है इसमें, ऑर्बिटल होता है, तो कोई पर्टिकुलर उसमें डिवाइडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप पी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने होते हैं, पी सबशेल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो उनको हम कह देंगे px, py एंड pz। 2l+1 से अगर हम निकालना चाहें तो 2l+1 में l की वैल्यू 4, p सबशेल क्या हो जाएगी, 1 + 1 दैट इज 3। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। दोबारा बता रही हूँ, px, py एंड pz। और इन्हीं एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ px की। ठीक है, एक्सिस आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेकर चल सकते हैं कि कहां पर आपको एक्सिस लेना है, कहां पर आपको वाई एक्सिस लेना है और कहां पर आपको जेड। मान लीजिए मैंने ये एक्स एक्सिस ले लिया, इसको मैंने वाई एक्सिस कह दिया और इसको मैंने जेड एक्सिस कह दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है px। तो px के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इसकी डंबल शेप ये हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे अभी मैं पी वाई के बारे में बात करूंगी तो तीनों एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, इसको मैंने कह दिया एक्स एक्सिस। ये किसके लिए था बच्चों, पी एक्स के लिए। अब मैं बता रही हूँ पी वाई के लिए। तो पी वाई के लिए तो क्या होगा, डंबल शेप है ना, तो क्या होगा यहां पर इस तरीके से। ठीक है, pz के लिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने इस बार क्या, चलो इसी को लेके चलते ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या है आपका z, y एंड दिस वन x। तो ये क्या हो जाएगा आपका pz, दिस वन विल बी pz। मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि इसमें आपको टेंशन में आने वाली बात नहीं है कि मैम हम x एक्सिस क्या इसको मान सकते हैं, क्या हम y एक्सिस को मान सकते हैं। वो आपकी विल पर डिपेंड करता है कि आप किसको x एक्सिस कह रहे हैं, किसको y, किसको z। ठीक है, वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये होती है डंबल शेप। अब सेकेंड चीज मैंने कहा कि ये क्या होता है नेचर में, डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये जो डंबल्स आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे वो सिर्फ यहीं पर मिलेंगे, बाकी के जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर मिलने वाले हैं आपको, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
ठीक है, बाकी के रीजंस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि px में जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, तो आप सीधा कहेंगे कि भाई x एक्सिस में है। मैं कहूँ y में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने अब क्या बता दिया, आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर बता दी फॉर px एक्सिस। तो ऐसे ही py भी हो गया, ऐसे ही क्या हो गया, pz हो गया, यानी कि डायरेक्शनल हो गया। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, डायरेक्शनल। आप क्या कहेंगे, या तो px में मिलेगा या py में या z में। दैट्स वाई जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, नेचर में डायरेक्शनल कहलाते हैं। ठीक है, अब आपकी जो बुक्स हैं उसमें एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पर मैं यहीं पर मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, अब ये जो आपका डंबल है ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर किसी में पॉजिटिव साइन दिखाई देगा, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, सेम ट्रेंड कहाँ पर चलने वाला है, यहाँ पर भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब याद कीजिए आपने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़े थे। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, रिमेंबर वन थिंग, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव किसको बताते हैं, आपने वेव फंक्शन के फेजेस के बारे में पढ़ा था, तो उसी के बारे में क्या है, ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये फेज को बता रहा है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, इस एक्सिस के फेज को कट कर देती हूँ। मान लीजिए क्या है ये आपका, मान लीजिए आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें से आपने क्या कर दिया, ये वाई एक्सिस है और इसमें से आपने एक्स एक्सिस ये ले लिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, मान लीजिए वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये इसके लिए क्या कर रहा है, प्लेन का काम कर रहा है, तो इसलिए आप क्या कहते हैं, एक्सिस के इधर नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये किसको बताता है, फेजेस को बताता है। ये कभी भी, ये कब याद रखें, कभी भी ये चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लीजिए मैं इसको क्या मान के चलती हूँ, फेज मान के चलती हूँ, इसी को चलो मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, अभी जैसे मैंने डस्टर और इसका एग्जाम्पल दिया था, तो इसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, एक प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। ये क्या है, मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो जो आपका एक्स एक्सिस मिलने वाला है वो क्या होगा, कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, प्लेन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक इधर डंबल और एक इधर डंबल, और बीच में क्या हो चुका है, ये बाइसेक्ट हो चुका है। ये जो प्लेन है इसको क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपका डंबल है और ये क्या कर रहा है, 3D में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये इसको क्या कर रहा होता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है, 2 पार्ट्स में कट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं नोड। अब ये प्लस रीजन कह दिया इसको नेगेटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस रीजन में मिलेगा। और ये जो पॉइंट है जिसको आप क्या बोल रहे हैं बच्चे, नोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जा रही है, 0 हो गई है। ठीक है, और ये वाला जो प्लेन कहला रहा है आपका, जो प्लेन इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जो प्लेन इस पॉइंट से तो पास होकर जाएगा, और जिस पॉइंट से ये प्लेन पास होकर जा रहा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो ये वाला जो प्लेन है आपका, वो प्लेन क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, नोडल प्लेन कहलाएगा। तो आप जो है P के अंदर किस तरीके से निकालते हैं नोड्स, वो निकालते हैं आप n-2 के फॉर्मूले से, जो आपकी n की वैल्यू होगी, लाइक मैंने कह दिया 3P के अंदर कितनी नोड्स मिलेंगे, तो वैल्यू पुट कीजिएगा 3 - 2, कितनी वो नोड्स मिल जाएंगी आपको, 1 नोड यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे ही क्या है, जो आपके प्लेन्स है वो यहाँ पर भी क्या कर रहे होंगे, इसको बच्चों बाइसेक्ट कर रहे होंगे, है ना, इसको इनको भी क्या कर रहे होंगे, बाई सेट कर रहे होंगे। तो इसी पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है, नोड है, और ये वाला जो प्लेन है वो क्या है, नोडल प्लेन है। ऐसे ही क्या है, इस तरीके से इसको क्या कर रहा होगा, ये प्लेन बीच में से इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है। गॉट इट। तो ये क्या है, आपके यहाँ पर बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो px py pz के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। ये था हमारा p ऑर्बिटल के बारे में।
सो नाउ लेट्स मूव टू दी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बारे में बच्चों जो बात कर लेते हैं, और ये वाला जो ऑर्बिटल है, देखो पी आपने पढ़ा एस ऑर्बिटल के बारे में, पी ऑर्बिटल के बारे में, और जो डी ऑर्बिटल है वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्बिटल है और इनकी जो शेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, यू मस्ट नो अबाउट इट इन होल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं शेप के बारे में बता देती हूँ। जैसे आपने एस के बारे में कहा तो एस क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। पी के बारे में बात किया वो डंबल होता है। ऐसे जो डी होता है वो कैसा होता है, आपका डबल डंबल होता है। कैसा होता है, डबल डंबल इन शेप होता है। अगर इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें कि डायरेक्शनल होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, तो ये क्या होता है बच्चों, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। डायरेक्शनल इन नेचर होता है। अब बात करते हैं इसकी शेप की। तो बच्चों अगर मैं डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में बात करूं तो इसकी जो शेप्स के बारे में हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, और एक हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप लोगों ने पढ़ा 2l+1, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अभी हमने देखा कि जो आपके पी ऑर्बिटल थे उसमें कितने स्ट्रक्चर बन के आए, 3 स्ट्रक्चर बन के आए ऑर्बिटल्स के, विच वर px, py एंड pz, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ डी की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर कितने होंगे, 6 होंगे। और अगर मैं बात करती हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो कितने होंगे, 5 होंगे। अब क्लासिकल मैकेनिक्स का है सच कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इसके जो 6 स्ट्रक्चर थे उसमें भी कहीं गड़बड़ नहीं नजर नहीं आ रही थी। अब क्वांटम मैकेनिक्स को आप क्या कहते हैं, बिल्कुल करेक्शन की तरफ जाते हैं। और इसे तो क्या कर दे दिया था, हमें प्रूफ भी दे दिया था। तो विद द हेल्प ऑफ 2l+1 जब हमने वैल्यू पुट की तो l के लिए d की वैल्यू क्या होती है 2, तो ठीक है, +1 तो क्या हो जाएगी इधर 5। तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूले से भी क्या निकल के आ रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लेकर चलती हूँ, फिर देखते हैं कि 6 और 5 में से कितने स्ट्रक्चर इसमें से हमें पढ़ने हैं और कितने इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, राइट होंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स को इन्वॉल्व किया गया या फिर क्वांटम की बात मानी गई, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसने क्या कहा कि इनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, 6 स्ट्रक्चर होंगे। तो डबल डंबल से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके जैसे XYZ है ना, XYZ है, तो मान लीजिए इसको आपने X कह दिया, इसको आपने Y कह दिया, इसको आपने Z कह दिया। तो डंबल में तो आप लोग बच्चों क्या कर रहे थे, इस तरीके की शेप बना दी, भाई एक सिंगल डंबल हो गया। तो लेकिन डबल डंबल में क्या हो जाएंगे, आपके 2 डंबल्स होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं आप, डबल डंबल। अब देखते हैं ये कितने एक्सेस में होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स उन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए वो देखते हैं। उन्होंने हमें बताया DXY के बारे में, DYZ, DZX, क्योंकि दो है ना बच्चों। देखो P के अंदर सिर्फ क्या था, डंबल, तो इसलिए क्या था, P ओनली X, P ओनली Y, PZ। अब डबल डंबल है तो 2 एक्सेस तो होंगे, इस वजह से XY, YZ एंड ZX। इसके अलावा भी उन्होंने 3 स्ट्रक्चर और बताए, विच वर DX² Y² DY² माइनस Z² एंड DZ² X²। कितने हो गए, 6 हो गए। अब इन 6 की क्या है, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, इस पूरे को मैं अभी रब कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 6 के जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। एंड आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कि आपको जो स्ट्रक्चर करने हैं बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत डिटेल में करने। मैं अब एक बार स्ट्रक्चर के नाम लिख देती हूँ कौन कौन से में करने हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक। DXY, DYZ, DZX, DX² Y² DY² Z² एंड DZ² X², ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें करनी है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बना रहे हैं DXY। मैं दोबारा कह रही हूँ, एक्सिस आप अपनी तरफ से कोई भी मानकर चल सकते हैं। तो DXY में इसको X मान रही हूँ, इसको Y मान रही हूँ, और इस बीच वाले को मैं क्या कह रही हूँ, Z कर रही हूँ। अब कई जगहों पर बच्चों में जहाँ पर Z की रिक्वायरमेंट नहीं है मैं मेंशन नहीं करूँगी, वो आपके लिए आपको क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, DXY
dxy का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहाँ होगी, x और y एक्सिस के बीच में होगी। कहाँ होगी, x और y एक्सिस के बीच में होगी। तो x एक्सिस आपका ये है, y एक्सिस ये रहा। तो मैं इसको फिलहाल के लिए क्या कर रही हूँ, z की जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा रही हूँ। तो कहाँ पर मिलेगा बच्चों, वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये वाला रीजन। ठीक है, अब इसकी तो शेप क्या है, डबल डंबल है। तो एक्स वाई का एक्सिस कहाँ है, ये भी तो वाई एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन भी तो क्या रहेगा आपका, एक्स वाई रीजन में आएगा। डी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उनकी जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, यानी कि यहां पर मिलने वाले हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके पास में, डी वाई जेड। तो डी वाई जेड कहां पर हो जाएगा, जहां पर आपको क्या मिल जाए, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस तो आप बच्चों ये मान रहे थे, जेड एक्सिस मान लेते हैं, मान के हम चल रहे थे, जेड ये रहा, ये एक्स रहा, तो वाई और जेड के कहाँ, बीच में। ठीक है, तो वाई और जेड ये रहा, तो ये वाला, ये भी आपका वाई है और ये भी क्या है आपका, जेड है। तो कहाँ पर मिलेगा बच्चों, यहाँ पर एक डंबल तो ये रहा। ठीक है, अब देखिए जेड एक्सिस कहीं यहाँ पर भी तो रहा होगा, इस तरफ इस फेस में भी तो रहा होगा, यहां भी है। तो y और ये क्या है, z, तो इसके बीच में ये भी z है, ये y है, तो ये वाला पोर्शन भी क्या कहलाएगा आपका, डबल डंबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं डी जेड एक्स की, डी जेड एक्स की। तो डी जेड एक्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन विल बी योर जेड एक्सिस। ठीक है, डी जेड एक्स। तो डी जेड एक्स का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में। तो ये क्या है आपका जेड एक्सिस और ये क्या है आपका एक्स, ये एक्स और ये जेड। तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको इस रीजन के अंदर। ऐसे ही क्या है बच्चों, ये वाला रीजन भी क्या रहा होगा आपका, जेड वाला रहा होगा। ये आपका z है, ये आपका x है, ये आपका z है, ये आपका x है। तो ये वाला क्या हो जाएंगे आपके डबल डंबल्स, ये क्या हो गए आपके डबल डंबल्स हो गए। अब तीन स्ट्रक्चर और रहते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उनको और देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है, यानी कि देखिए x और y। अब यहाँ x स्क्वायर का मतलब क्या है, x का नेगेटिव वाला फेस भी और पॉजिटिव वाला फेस भी। तो यहाँ पर जो आपके इसी फेस के ऊपर यानी कि इस एक्सिस के ऊपर, ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपके मिलेंगे। ये आपका y एक्सिस, दिस वन विल बी योर y एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आगे, ये रहा नेक्स्ट वन, क्या है आपका डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर और क्या है जेड स्क्वायर, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन विल बी योर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वाई तो ये रहा, ठीक है, वाई ये रहा, दोनों फेजेस में होगा, और ये क्या रहा आपका जेड। ओके, नेक्स्ट वन डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, जेड एक्सिस तो ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस। ओके, ये क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स 6 स्ट्रक्चर आपके निकल कर आ गए। दिस इज जो है आपके डी ऑर्बिटल्स के निकल के आए। ठीक है, अब लेकिन प्रूफ किसका आया, प्रूफ तो निकल के आया था किसका, क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम ने तो प्रूफ दे दिया भाई 12+1 के अकॉर्डिंग 5 स्ट्रक्चर होने चाहिए, इसने क्या बता दिया 6 स्ट्रक्चर बता दिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी,
क्वांटम मैकेनिक्स की, तो उसने भी क्या लिया, dxy dyz dzx, उसने dx स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया, तो इस एक्सिस को लिया तो वो एक्सिस भी क्या होंगे, उठाने पड़ेंगे, वो दो एक्सिस भी उठाने पड़ेंगे। मैं बताती हूँ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स थे उन्होंने कौन कौन से दिए, dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तो देखो चार ऑर्बिटल्स, चार जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 एंड 4, ये चार जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स और जो एज वेल एज यूर क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों में क्या है, सिमिलर है। अब क्वेश्चन आता है ये कि अगर आपने ये वाले एक्सिस उठाए तो ये वाले एक्सिस भी उठाने पड़ेंगे, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स इस बात को फॉलो भी कर रही है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब हम 12+1 से वैल्यू निकालते हैं तो वहां से तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आ रहा होता है, वहां से सिर्फ जो वैल्यू निकलती है सिर्फ 5 निकल के आती है। तो क्या आइडिया लगाया गया, उन्होंने क्या किया, जो बाकी के जो दो थे जहां पर क्या देखा उन्होंने, z ऑर्बिटल को एक्सिस मान लिया मेन, और z और एक्सिस सिमेट्री है। देखो यहाँ भी क्या है आपका z कॉमन है, यहाँ भी क्या है z कॉमन है, और साथ में क्या है x और y भी है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया उन्होंने, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने से एक न्यू शेप जनरेट हुई, और उस शेप को जो है वो क्या नाम दिया गया, dz स्क्वायर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, dz स्क्वायर नाम दिया गया। चलो देखते हैं कि वो शेप क्या रही होगी। ये क्या है आपको, अब ये आप क्या करते हैं, इसके आसानी के लिए हम मान लेते हैं ये क्या है आपका z एक्सिस, ठीक है। तो देखिए किस किस को उन्होंने मिक्स किया, उन्होंने मिक्स किया बच्चों dz स्क्वायर x स्क्वायर और dy स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपका dz स्क्वायर है और यहाँ भी z स्क्वायर है, यानी कि दो लूप्स आ गई आपके, इनको आप क्या कहते हैं, लूप्स बोलते हैं। ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, लूप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, दो लूप्स आ गई और ये दोनों लूप्स आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। तो इसकी जो थिकनेस होगी इसके z वाले लूप्स की, वो इनकी थिकनेस से थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी, और आपस में मर्ज हो जाने के कारण कुछ इस तरीके की वो जो है लूप वाइड जो है वो नजर आएगी। क्लियर। अब क्या बचता है, अब बचता है बच्चों आपका x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग यहां पर लूप आएगी, x एक्सिस के अकॉर्डिंग यहां पर लूप आएगी, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग यहां पर लूप आएगी, यानी कि आपके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक्सिस यहां पर आ चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर तीनों एक्सिस में मिलेंगे। तो यहां पर देखिए x और y एक्सिस के जो लूप्स है वो आपस में क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी हैं। तो इनको मर्ज करके क्या बना दी गई, एक रिंग यहां पर जनरेट कर दी गई, और मान के चलते हैं इस तरीके से यहां पर क्या दिखा दी गई है, एक बच्चों रिंग दिखा दी गई। इसको कैसे मान के चलते हैं भाई, आपका जैसे कि ये तो क्या है आपका, ये आपका z एक्सिस है, और ये क्या है आपका, इस तरफ y और x एक्सिस बिल्कुल मर्ज हो चुका है, और यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि जो z एक्सिस है इस तरीके से एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, इस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, चारों तरफ हो गई। अब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि z, अब अगर ये पूछते हैं कि dxy के अंदर कितनी लूप्स प्रेजेंट है, तो कहेंगे 1 2 3 और 4 प्रेजेंट है भाई, है ना। dyz के अंदर कितनी है, 1 2 3 4 प्रेजेंट है। क्लियर। लेकिन अगर पूछे dz स्क्वायर के अंदर क्या है, तो हम क्या, ये इसको नाम दिया गया बच्चों dz स्क्वायर, इसको नाम दिया गया dz स्क्वायर। तो ये जो dz स्क्वायर इसमें पूछे तो हमें दिखती क्या है, 1 और 2 सही है। पूछे कि कितनी लूप्स हैं तो कहेंगे 2, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितनी लूप से मिलकर बना है, dz स्क्वायर कितनी लूप से मिलकर बना है, तो आपका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, 8। क्यों, क्योंकि वो dz स्क्वायर x स्क्वायर 4 इसकी हो गई और 4 इसकी हो गई, यानी कि लूप्स तो 2 है लेकिन बना कितनी लूप से है, 8 लूप से मिलकर बना, ठीक है। अब फेजेस की बात कर लेते हैं फटाफट। जिस तरीके से px py के अंदर हमने प्लस माइनस क्या था, अपोजिट था, ऊपर वाले में पॉजिटिव नीचे वाले में नेगेटिव, यहां पर क्या होगा, जो आमने सामने वाली लूप्स हैं उसमें क्या होगा, सेम चार्ज होगा, और इधर यहां क्या होगा, अपोजिट चार्ज नहीं है, सॉरी फेजेस साइंस है ना, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, यहां पर आमने सामने वाले पे सेम साइन, दूसरे में क्या हो जाएगा, अपोजिट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
सेम फॉर हेयर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी आपके क्या है नोडल फेजेस हैं बच्चों, ये क्या है आपके नोड्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो एक में कितने हो गए आपके ये नोडल प्लेन्स हो गए, ये इसको जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या हो गई नोड्स हो गई। तो कितनी नोड्स हो जाएंगी इसके अंदर, 2 नोड्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप नोड्स भी क्या है चेक कर सकते हैं। गॉट इट। तो इतना था आपका एस, पी और डी के बारे में। अब छोटा सा एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी नोड्स के बारे में। जो नोड्स है बच्चों एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि भाई 2p के अंदर कितनी नोड्स होती हैं, कितनी क्या होती है। तो अभी देखिए हमने 3 तरीके की शेप के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा एस के बारे में, पी के बारे में और डी के बारे में। तो एस के अंदर हमने पढ़ा ये वाला, और फिर पढ़ी ये शेल, 1 सेल, 2nd सेल, और इसको आपने क्या कह दिया नोड बोल दिया है ना। तो ये जो नोड है ये क्या है रेडियस के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स मोस्टली किसमें होते हैं आपके एस ऑर्बिटल में। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n-1। तो लेकिन जब आप पी के बारे में पढ़ रहे थे तो पी में क्या हो रहा था कि जो एक एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि दूसरे एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा था, यानी कि एंगल जनरेट भी कर रहा था। तो यहां से जो आपकी नोड निकल के आती है वो होती है एंगुलर नोड। तो जो एंगुलर नोड किसके इक्वल होती है एल के इक्वल होती है। जितना जो आपकी एल की वैल्यू होगी कि भाई 3p पूछ रहा है, 4p पूछ रहा है, 3d पूछ रहा है, 4d पूछ रहा है, 4d पूछ लिया तो पूछते इसमें 4d के अंदर एंगुलर नोड कितनी होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू एल हो जाएगी। तो एल क्या होता है बच्चों आपका डी, मतलब जो आपकी सबशेल होगी तो उसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप नोड निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगुलर नोड निकाल सकते हैं। सॉरी बच्चों एक गड़बड़ हो गई यहाँ से, यहाँ पर गड़बड़ क्या होगा, ये तो क्या बताता है n-1 तो आपकी क्या बताएगा नोड बताएगा, l क्या बताएगा आपकी एंगुलर नोड बताएगा। और जो रेडियल नोड आती है आपकी, रेडियल नोड जो होती है वो ये नहीं होती है, रेडियल नोड आपकी होती है वो होती है n-l-1, n-l-1। तो एंगुलर नोड होती है आपकी एल के इक्वल, और जो रेडियल नोड होती है वो क्या होती है आपकी n-l-1 होती है, ठीक है। एंगुलर नोड, नोड और रेडियल नोड ये आपको अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का आप क्या बता सकते हैं नोड और रेडियल नोड और एंगुलर नोड एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज का जो टॉपिक है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, शेप्स के बारे में आप लोगों ने अच्छे से जाना होगा। सो टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।